चलिए आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 6 डे को देखने वाले हैं और जैसा कि आज भी जो आपके पास क्वेश्चंस गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आज सिटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा फोकस किया हूँ। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे जो पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, आज हमने उसको लिया है। और चलिए देखिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे, समझोगे इसको। देखिए ये इमारत वाला क्वेश्चन जो है ना, 2018 से लेकर 2022 तक के सेशन की बात करें तो लगातार पूछे गए हैं और हर दूसरे तीसरे सेट में एक क्वेश्चन ये इमारत वाली बाबू पूछी गई है। तो ध्यान से देखो क्या कहता है। PQRSTU यानी 2426 लोग हैं, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम 1 है। इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर जो हमारा होगा वो 1 नंबर तल्ला होगा। तो हम लोग नीचे से पहले 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 मंजिला इमारत बना लेंगे। अब देखो क्या कहता है। इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। R और Q की मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो सोचो R और Q के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि R कहाँ और Q कहाँ, लेकिन ये पता चल गया कि इसके बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। अगर R को हम 6 नंबर पे रखें तो 1, 2, 3 व्यक्ति करके Q 2 पे आ सकता है, या R को 5 पे रखें तो 1, 2, 3 करके Q 1 पे आ सकता है। यानी इसके लिए अभी 2-2 कंडीशन है। अब 2-2 कंडीशन है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर क्या कहता है, ध्यान से देखो। T P के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है और जहां भी P रहता है इसके जस्ट ऊपर वाले मंजिल पे T रहता है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर कहता है Q U के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अब देख लो ये Q जो है ना बच्चा, ये U के मंजिल के जस्ट ऊपर रहता है। तो अभी भी हम Q को यहां रख के U को रख सकते हैं या Q को यहां रख के U को रख सकते हैं। अभी भी बहुत सारे केस हैं, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। R S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है और एक इंफॉर्मेशन है कि R जो है ना सर वो S की मंजिल के जस्ट नीचे वाली मंजिल पर रहता है। फिर देख लो क्या कहता है। T की मंजिल क्रमांक 4 पर है। पहला फिक्स क्लू दे रखा है हमें कि सर T जो है ना वो कितने नंबर मंजिल पे है, तो T बाबू 4 नंबर मंजिल पे है। तो T के जस्ट नीचे P को होना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने P को रख लिया। अब देखो यदि हम R को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो R के ऊपर S भी चाहिए, यहाँ S संभव नहीं है। अगर R को यहाँ रखे तो ऊपर S रख सकते हैं और 1, 2, 3 छोड़ के Q, लेकिन Q के नीचे U संभव नहीं है। इसका मतलब है कि हमें R को यहाँ रखना चाहिए और 1, 2, 3 छोड़ करके हमें Q को कहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। R के ऊपर कौन है, तो S है, तो R के ऊपर S गया। लेकिन ये कहता है कि सर Q के जस्ट नीचे U चाहिए। U Q की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो U जो है ना वो Q के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। तो हमने U को यहाँ जगह दिया और हमारा अरेंजमेंट जो है वो बन करके तैयार हो गया। तो U को आप यहाँ रख लो। अब देख लो आपके सारे अरेंजमेंट रेडी हो गए। R और Q के मंजिल के मध्य 3 मंजिल है। T P के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। U Q के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। R S के मंजिल के ठीक नीचे रहता है। T मंजिल 4 पे और Q मंजिल क्रमांक 5 पे रहता है। अच्छा एक और बोल दिया है कि Q मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रह सकता। मंजिल क्रमांक 6 पे कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 6 पे S रहता है और S किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। तो आंसर हमारा B हो जाएगा। क्या है सर, SSC के क्वेश्चन हाउस में से LP के क्वेश्चन आएगा क्या? एसएससी के क्वेश्चन में से अच्छा कौन बोलता है आपको कि एसएससी के क्वेश्चन अलग होते हैं और एलपी के क्वेश्चन अलग होते हैं? क्वेश्चन होता है, बस पैटर्न सेम होने चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास हैं जो एसएससी में भी पूछे गए हैं और रेलवे में भी पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन आपके बैंक में भी पूछे गए हैं, आपके पुलिस में, दरोगा में, पुलिस में पूछे गए हैं, चाहे 1-2 ही क्यों ना पूछे। तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कोई नहीं होता है पार्टिकुलर खास। हाँ पैटर्न खास होते हैं कि पैटर्न, ये पैटर्न का यहाँ आता है और ये पैटर्न का यहाँ आता है। जैसे क्वेश्चंस की संख्या जो होती है ना वो फिक्स होता है एसएससी में खास करके। जैसे अगर आप एसएससी देने जाओगे, बिहार एसएससी की बात करो, तो वहाँ सिर्फ एनालॉजी चैप्टर से आपको 3 से 4
5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑड मैन आउट और एनालॉगी मिलाकर के 5 से 7 क्वेश्चन इसी 2 टॉपिक से होगा। लेकिन रेलवे की अगर यही बात करोगे तो यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा। तो वहाँ एसएससी में बाबू है ना कि फिक्स है कि सर इस सेक्टर से क्वेश्चन आना है, और रेलवे में फिक्स नहीं है कि इस सेक्टर से क्वेश्चन आना है। लेकिन क्वेश्चन होता है। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन बदल थोड़ी ना देगा एसएससी में, साइलॉक्स का क्वेश्चन बदल थोड़ी ना देगा एसएससी में, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो इस भ्रम से सबसे पहले निकलो कि क्वेश्चन अलग होते हैं। ठीक है, देखिए ए को बच्चा ई से मिलवाना है। अगर हम ए से ई तक का सफर तय करें तो ए के पास साइन का मुख बंद है ना, और यहाँ ए के पास साइन का मुख खुला हुआ है, तो ये संभव नहीं है। डी को किससे मिलवाना है? जी से। तो डी से अगर हम जी तक की बात करें तो ग्रेटर का साइन है, डी के तरफ ग्रेटर है, डी के तरफ ग्रेटर है, सही हो गया। ई से अगर हम बी को मिलवाने जाते हैं तो ई से बी तक बात करोगे तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल में ई के तरफ ग्रेटर होना चाहिए, ई के तरफ ग्रेटर है, ये भी सही हो गया। अगर हम सी से ई की बात करते हैं तो सी से ई तक में लेसर इक्वल और इक्वल में सी को लेसर इक्वल होना चाहिए, ये भी सही हो गया। तो गलत कौन हो रखा है? तो ए नंबर जो है ना गलत हो रखा है। वही पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो सर ए नंबर सत्य नहीं है, तो आंसर हमारा ए जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देख लो भैया, पहले एक वर्गाकार मेज बना लो, इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो, और सारे लोग का जो मुख है ना वो कहाँ है? तो केंद्र की ओर है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। सी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो सी को मेज के एक कोने पर बैठा दो। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो चूंकि सी अंदर देखने वाला है तो सी के दाईं ओर एफ बैठने वाला है, क्योंकि सारे लोग का मुख कहाँ है? तो केंद्र की ओर है। फिर देखो क्या कहता है, सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी और जी के बीच में केवल कौन बैठेगा? तो एच बैठेगा। ये भी काम खत्म हो गए। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो बताओ ए जब कोने पर नहीं बैठेगा तो ए के लिए 2 पोजीशन होगी, क्योंकि 2 मिडिल अभी खाली हैं। आगे चल दो। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जहां भी बी होगा उसके बाईं ओर बगल में कौन होगा? तो ई होगा। अभी बहुत सारे जगह है, छोड़ दो। ई एफ के ठीक बगल में है। अब एफ के ठीक बगल में अगर हम ई को रखते हैं तो ये ई का दायां हुआ, ये ई का बायां हुआ, और ई के दाएं में बी है, तो बी को हमें यहां रखना पड़ेगा। ए का ये वाली पोजीशन खत्म हो गई, तो ए की ये वाली पोजीशन बच गई। ए से लेकर एच तक की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने डी को मेंशन नहीं किया है। डी को मेंशन करने के साथ ही हमारा अरेंजमेंट जो है ये बनकर तैयार हो गया। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन से व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर है? तो जी के बाईं ओर किंतु बी के बाईं ओर है, तो जी के लेफ्ट में और बी के राइट में डी और ए है। ए और डी किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बाबू इसके लिए परफेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी को लगाना। देखो क्या कहता है, घरेलू बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया है। अच्छा सोचिए, अगर हमारे यहाँ कुछ उपज हो रही है और हम जब निर्यात कर रहे हैं दूसरे देश में, तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की नीति ये है कि घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये तो समस्या है। अगर उस सिचुएशन में हम जितने भी अनाज रखे हुए हैं अगर उसको दूसरे देश को सप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ कीमतें और चढ़ती जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि इसको रोकने के लिए हम 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देंगे, यानी कि अगले 4 सप्ताह तक गेहूं जो होगा वो इस मार्केट में ही होगा, इस मार्केट से बाहर नहीं जाएगा, यानी दूसरे जगह दूसरे देश को नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, ये कहीं ना कहीं हमको दिखा रहा है कि इसमें एक समस्या दिखी है कि बाजार की कीमत बढ़ रही थी, तो दूसरी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने निर्यात करना ही 4 सप्ताह के लिए बंद कर दिया। अब कहता है तर्क निकालिए, तो हमें तो कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहे हैं, तो हम लोग तर्क को ही कोर्स ऑफ एक्शन की तरह सोचेंगे। तो देखिए क्या कहता है, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई होगी। सरकार ने जो ये नीति अपनाई कि 4 सप्ताह तक अब हम दूसरे देश को गेहूं नहीं देंगे, अपने देश के बाजार को कंट्रोल करेंगे, इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है ना कि विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आ गया होगा, इसके कारण जितना फसल कटना चाहिए था कटने से पहले ही वो फसल में गिरावट आ गई, यानी बाढ़ में बह गया। तो ये रीजन हो सकता है इस स्टेटमेंट के लिए। अच्छा दूसरा देखिए, तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप
मौजूदा अनुबंधों को पूरा ना होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा। यदि सरकार को ये मालूम होता कि भैया अगर हम ये नहीं देंगे गेहूं 4 सप्ताह तक तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको भारी जुर्माना की राशि देनी पड़ेगी, ऊपर से हमारे देश की बेइज्जती होगी, अगर ऐसी स्थिति बनती तो वो कहता कि भैया कीमत बढ़ने तो हम सब्सिडी दे देंगे, लेकिन दूसरे देश को गेहूं क्या करो, देते रहो, मार्केट में खराब नहीं होना है। तो 2 नंबर ये नहीं हो सकता है। अगर जुर्माना लगने वाली बात होती तो फिर सरकार क्या करती कि गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध नहीं लगाती, वो यहाँ कीमत बढ़ने देती और सब्सिडी यहाँ के लोगों को दे देती। इसका मतलब 1 नंबर रीजन जा सकता है लेकिन 2 नंबर रीजन नहीं जा सकता है। अब देखो तो 1 नंबर किसमें, तर्क 2 कथन का समर्थन नहीं करता जबकि तर्क 1 कथन का समर्थन करता है। तो मेरे भाई इसके लिए आंसर नंबर बी जो है ना, यही सबसे बड़ा आंसर है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। बाबू ये हम थोड़ी ना दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एलपी से लिया गया है वो क्वेश्चन, तो आपके पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो फिर मेरी मजबूरी है कि आपको इससे रूबरू करवाना होगा। अब सारे इजी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता रहूं और जो पैटर्न है उससे भटक जाऊं तो फिर इसका सिचुएशन क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो कहोगे सर के साथ जुड़ने का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सर के साथ जुड़ने का प्रॉफिट लेना है तो जो क्वेश्चन हम देते हैं ना, आंख बंद करके उस पर कमांड करो। इतने सालों का इतिहास गवा रहा है कि जिस बच्चे ने ट्रस्ट करके काम किया है वो कभी भी खाली हाथ लौट कर नहीं आया, तो आप भी नहीं आओगे। देखिए अच्छा बताइए 225 से 221 धीरे धीरे सीरीज क्या हो रही है भैया, तो छोटी हो रही है। तो 225 से 221 होने के लिए सबसे पहले 4 की कमी हो गई, और 21 से अगर 14 आना है ना तो हमें 8 की कमी दर्ज करनी होगी, ठीक है। अच्छा 14 से 1 आने के लिए हमें 13 की कमी दर्ज करनी होगी, ठीक है। अच्छा देखो तो 1 से 76 जाने हैं तो कितने कम हो जाएंगे, तो 11 में से 6 गया तो 5 बच गए, ठीक है, और 9 में से 7 गया तो 2 बच गए, यानी यहां 25 की कमी हो गई। अंतर से तो स्पष्ट हो रहा है क्या, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं, 21 से 14 आने के लिए, अच्छा 14 आने के लिए 7 ना बढ़ेगा रे, ओहो 21 से 14 आने के लिए कितना 7। तो ध्यान से देखिएगा तो अगर हम 4 को 2 गुना करें तो 4 दूना 8 हो गया, और 1 को माइनस कर दें तो अगला अंतर 7 मिल गया। अब 7 को अगर हम 2 गुना करें तो 7 दूना 14 हो गए, और 1 की कमी कर दे तो अगला अंतर 13 मिल गया। इसी तरह अगर हम 13 को 2 गुना करते हैं तो 13 दूना कितने हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे, और 1 की कमी कर लोगे तो अगला अंतर 25 मिल गया। यानी इस बार आपको क्या करना है कि 25 को 2 गुना करने हैं, 25 को 2 गुना करने हैं तो 25 दूना 50 हो गए, और 1 की कमी कर लोगे तो आपके 49 हो जाएंगे। 49 देख लो किस में बढ़ाना है, तो 76 में। इसमें क्या करो ना कि 49 को बढ़ा दो, आंसर मिल जाएंगे। 49 को इसमें जोड़ दो, 9 6 15 के लिए 5 हाथ में 1 हो गए, 7 और 1 8 4 12 के लिए 2 हाथ में 1 हो गए, 1 1 2 यानी 225 हो गए। 225 किसी में दे रखा है क्या, अच्छा घटाना था, हमने जोड़ दिया स्पीड में, ठीक है, माइनस कर लो भैया। 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया 7 बच गए, एक ही ऑप्शन में 7 दे रखा है, इसी को आंसर कर लो, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चले, हाँ 5 का 127। देखिए तो क्या कहता है, सीखने की कोशिश करो, सीख गए तो बहुत आसान है। कहता है बिंदु से, यानी कहां से, तो पी बिंदु से शुरू करके बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी और किस दिशा में चलना चाहिए। तो देखिए अनुज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और सबसे पहले वो उत्तर की ओर जाता है, और उत्तर की ओर कितना, तो 10 मीटर चलता है। उत्तर से बायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट में कितना, तो 5 मीटर चलेगा। फिर से वो दायां मुड़ेगा तो वेस्ट से दायां यानी नॉर्थ में आएगा, और नॉर्थ में फिर से वो कितना, तो 5 मीटर चलेगा। और पुनः दायां मुड़ेगा तो नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में जाएगा, और ईस्ट में कितना, तो 5 मीटर की दूरी तय करके और बिंदु पी पर आ जाएगा। यानी बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु पी तक आता है। अब देख लो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, तो ईस्ट 5 से वेस्ट 5 कट गए, यानी कि ए से पी आने के लिए हमको नॉर्थ में 15 जाना होगा, और पी से ए जाने के लिए हमको साउथ में 15 जाना होगा। अब कहता क्या, बिंदु पी से शुरू करके बिंदु ए तक पहुंचना है, यानी कि उल्टा काम करना है। तो नॉर्थ को उलट दीजिए साउथ में, और 15 का 15 रह जाएगा, तो साउथ में 15 ढूंढ लो कहां है, साउथ में 15 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो स्पष्ट रूप से इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
राजेश कुमार जी सी नहीं होगा बाबू, विनय का भी गलत है, ठीक है। जाध्या कुमार जी ने सही आंसर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए। अच्छा देखिए फिर से लॉजिकल रीजनिंग। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। तो स्वाभाविक है कि अगर परिवहन सेवा में कर्मी ही नहीं रहेंगे, यानी ड्राइवर जो है वो भी हड़ताल पे चला जाए, खलासी जिसको कहते हैं वो भी हड़ताल पे चला जाए, टिकट काउंटर वाले लोग हड़ताल पे चले जाएं, तो फिर इस कारण क्या हो गई ना कि बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके, ठीक है। तो बताइए अब अज्यूमनेशन लेने के लिए कह रहा है, अज्यूम करने के लिए कह रहा है, अजम्पशन लेने को जब कह रहा है, तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़कर ये सोच सकते हैं ना कि जहां की ये बात करी जा रही है वहां पे अधिकांशतः लोग बस सेवा से ही अपने कार्यस्थल पे जाते थे, इसीलिए जब बस हड़ताल हुई तो लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके, ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो देखो क्या कहता है, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ना कि अजम्पशन हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट यही अज्यूम करवाएगा कि बस की सेवा ठप हुई और जिसके कारण लोग अपने कार्यस्थल पर पहुंच ही नहीं सके। इसका मतलब ज्यादातर बस जो लोग जो हैं वो कार्यस्थल पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बस का प्रयोग करते हैं, यानी 2 नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं। अब देख लो 2 नंबर किसमें दे रखा है, तो 2 नंबर जो है ना ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो 7 के लिए हमारा परफेक्ट आंसर जो है बाबू ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूछे गए प्रश्न है, तो ये मत कहना कि सर बड़ा है, अभी बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, जब स्क्रॉल कर करके ऊपर नीचे आना पड़ता है स्क्रीन में ऑनलाइन एग्जाम देने में, तो काफी कठिनाइयां होती है। अब जिनको बनाने की आदत नहीं है उनसे मिस होता है, तो इसको बनाने की आदत डाल लो ना। 6 दिन हुए हैं ना, अभी भी 24 दिन बचे हुए हैं, इस 24 दिन में मैं इतना क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा कि आपने अगर कंटिन्यू रह लिया तो आपको बनाने की आदत जरूर हो जाएगी। देखो क्या कहता है, ABCDEFG एक साथ मिलकर खरीदे गए एक वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं, प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर रविवार के समाप्त होने तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये बात रही किसकी, तो संडे की, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। ए रविवार को खेलेगा, यानी ए कब खेलेगा, तो रविवार को खेलेगा, तो संडे में ए को रख लो। फिर देखो डी ए के ठीक पहले वाले दिन, तो डी ए के ठीक पहले वाले दिन यानी डी सैटरडे को खेलने वाला है। आगे चलते हैं, बी ई के ठीक बाद वाले दिन खेलेगा, तो जब भी ई खेलेगा उसके जस्ट बाद वाले दिन कौन खेलेगा, बी खेलेगा। अभी इसके लिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, यानी अभी भी इसके लिए हमारे पास 4 केस बचे हुए हैं, हम छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कहता है, डी ए से ठीक पहले वाले दिन हो चुका है, ई बुधवार को खेलेगा। अब लो भैया बता दिया कि सर ई कब खेलने वाला है, तो ई बुधवार को खेलने वाला है, और हमें मालूम है कि ई के जस्ट नीचे बी आना है, यानी बी जो है ये गुरुवार को खेलने वाला है। कहता है सी को यह गेम सोमवार को नहीं मिलेगा, और सी को कब नहीं मिलेगा, तो मंडे नहीं मिलेगा, तो या तो ट्यूसडे को मिल सकता है या तो फ्राइडे को मिल सकता है। आगे चलते हैं, फिर कहता है एफ को यह बी और डी के बीच वाले दिन मिलेगा, तो एफ को कब मिलेगा, तो बी और डी वाले बीच में दिन आता है फ्राइडे, और फ्राइडे को एफ खेलेगा। जब सी को मंडे नहीं दे रहे हैं तो फिर ट्यूसडे देना पड़ जाएगा हमें सी को। अब एक ही बचे हुए ए बी सी डी ई एफ खत्म हो गए, यानी जी बचा हुआ है, तो जी मंडे को खेल लेगा। अरेंजमेंट हमारा जो है ये बनकर के बिल्कुल 100% तैयार हो गया। अब देख लो क्या कहता है, जी को ये किस दिन खेलने को मिलेगा, तो बाबू जी को ये मंडे को खेलने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे अच्छा आंसर है। जोन में कोलकाता डाल दिए हैं सर, देखिए जोन का सिलेक्शन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे में जोन का सिलेक्शन जो है ना बहुत मैटर करता है, तो जोन का सिलेक्शन अच्छे से कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से कुछ इनके कोने पर जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, यानी फिर से ये 8 लोगों की ही बात कर रहा है। और जब 8 लोगों की जब ये बात कर रहा है तो 4 लोग केंद्र के कोने पर बैठे हैं और 4 लोग भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, और सारे लोग बाबू कहाँ देख रहे हैं, तो केंद्र को देख रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो तो क्या कहता है, ई किसी एक भुजा पर तथा बी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो ई किसी एक भुजा पर और किसके बीच में, तो बी और डी के बीच में बैठा है।
तो क्या इससे बी और डी की स्थिति फिक्स होगी? लेकिन ये तय हो जाएगा कि बी और डी यहीं रहना है, इसके अलावा वो कहीं भटकने वाला नहीं है। अब देखो अगला लाइन क्या कहता है, सी डी के ठीक सामने बैठा है। तो डी को अगर यहां रखेंगे तो सी यहां आएगा, और डी को यहां रखेंगे तो सी यहां आएगा। सी का 2 पोजीशन लिया। फिर कहता है और एच बी के ठीक सामने है। तो एच जब बी के सामने है तो एच भी यहां हो सकता है या एच यहां हो सकता है, यानी अभी तक पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। जी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो ई के दाएं नहीं, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? तो जी है। आगे बढ़िए। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो और किसके लिए? तो जी के लिए, यानी जी जो है ना वो डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। और जो ही यहां हम बी के पोजीशन को हटा करके और डी का पोजीशन यहां सेट करेंगे तो यहां बी का पोजीशन सेट होगा। तो डी यहां आ गया और बी यहां आ गया। आप लोगों ने अभी देखा था कि एच बी के सामने बैठा है, यानी एच का पोजीशन अब यहां सेट हो गया और सी का पोजीशन यहां सेट हो गया। आगे चलते हैं। एफ जी के ठीक सामने बैठा है। तो जी के ठीक सामने कौन बैठा है? तो एफ बैठा है। इकलौता ए बचा हुआ, आप ए को यहां रख लोगे और आपकी अरेंजमेंट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। पूछता है इनमें से कौन ए के ठीक सामने बैठा है? तो ए के ठीक सामने बाबू ई बैठा है, और ई हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब वो देखिए, आपको जो जोन पसंद है ना वहां डालिए, ठीक है। ये शिक्षक पर डिपेंड नहीं करता है, आपको कहाँ की लोकेलिटी पसंद है, कहाँ पे सीट अच्छे मिल रहे हैं, ये सारे चीज़ों को देखना होता है जोन को सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो आप उस तरीके से जोन का सिलेक्शन कीजिएगा ना तो आपके लिए जोन का चयन जो है वो बेटर हो जाएगा। अच्छा देखिए तो क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में। तो अच्छा बताओ, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 पीछे दे रखा है। इसी तरह यू की बात करें तो यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, दे रखा है। टी की बात करें तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, दे रखा है। आई की बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। एन की बात करें तो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। वाई की बात करें तो वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है। यानी सिर्फ प्लेस वैल्यू का ही गेम खेल रखा है, बस अंतर क्या है कि आगे वाले लेटर का प्लेस वैल्यू पीछे दे रखा है, ठीक है। चलो कर लो। एन 14 होते हैं, यानी लास्ट में 14 चाहिए। 14 के बाद 5 चाहिए, तो 14 के बाद देख लो यहाँ 6 है, 14 के बाद यहाँ 0 है, 14 के बाद 5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। पूरा लिखकर बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, देखिए कहता है 9:25 हो रहे हैं। तो 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बना कोण लगभग कितने का होगा? तो भाई साहब 9:25 की हम बात करते हैं तो 9 पे सुई होने का मतलब 45 मिनट दिखता है। अब 45 से 25 मिनट आने में लॉन्ग डिस्टेंस लगेगा, लेकिन 25 से 45 मिनट आने में 20 मिनट का डिस्टेंस कवर होगा, और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट बराबर 20 छक 120 डिग्री हो गए। जब भी हम घंटा से मिनट की ओर डिस्टेंस लेते हैं तो मिनट के आधा को घटाते हैं, और मिनट से घंटा की ओर अंतर लेते हैं तो मिनट के आधा को जोड़ते हैं। तो आज हमने अंतर मिनट हैंड से आवर हैंड की ओर ले रखा है, यानी मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे, यानी 12.5 डिग्री इसमें हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 132.5 डिग्री का कोण बना लेगा। अब देख लो 132.5 डिग्री के आसपास, क्योंकि उसने लगभग की बात करी है तो उसके आसपास में केवल ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है इसी को लगाएंगे, यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, रास्ते दिए गए, खिड़की दी गई, दरवाजे दिए गए, वेंटिलेटर्स दिए गए और बालकोनी दिखे गए। अब पूछी जा रही है ऐसी कितनी बालकोनियां हैं? तो हमें बालकोनी चाहिए, इसका मतलब हमें सर्किल चाहिए, ठीक है। जो या तो दरवाजा, तो या तो हमको क्या चाहिए? तो दरवाजा चाहिए, ठीक है। या तो खिड़की है तो खिड़की भी चाहिए, ठीक है, खिड़की भी चाहिए। तो या तो दरवाजा या तो खिड़की। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी कितनी बालकोनियां हैं जो या तो दरवाजा या तो खिड़की हो। तो अगर हम बालकोनी की बात करें, जो दरवाजा होगा उसकी संख्या 4 होगी, और बालकोनी की बात करें जो खिड़की होगा उसकी संख्या 10 और 17 होगी,
ठीक है। तो 10 और 17 27, 27 और 4 कितने हो गए 31। देखो तो 31 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो फिर उसने किसको जोड़ा होगा, तो 4 और 17 को जोड़ा होगा। तो 4 और 17 को जोड़ दिया तो 17 4 कितने हो गए 21 हो गए। तो आंसर उसने सी दिया होगा। लेकिन इसका सही में आंसर जो होना चाहिए ना वो 31 होना चाहिए था, क्योंकि देख लो ये भी वाला हिस्सा तो खिड़की में आता है और ये बालकोनी में आता है, तो ये 10 को भी जुड़ना चाहिए था। यानी अगर 21 भी होता और साथ में 31 नंबर ऑप्शन भी होता तो वहां यदि हम 21 चुनते ना तो गलत हो जाता, वहां हमें क्या चुनना होता, तो 31 चुनना होता। तो देखिए क्वेश्चन में नया करने की कोशिश करी गई है, ये थोड़ी सी सावधानी बरतोगे ना तो आप भी कर लोगे। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं विष्णु जी कि हाँ 31 होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे पास 31 नहीं दिया है तो उसने सिर्फ खिड़की वाले को ही चुना है बालकोनी के साथ, और सिर्फ दरवाजे वाले को ही चुना है बालकोनी के साथ, और बाकी सबको छोड़ दिया है। तो इस नाते वो आंसर क्या दे रखा होगा, तो 21 दे रखा होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए डॉक्टरों का सुझाव है कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनके लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाले खट्टे फल खाने के बजाय आप विटामिन सी का सप्लीमेंट लीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। तो ये सुझाव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो ये सुझाव डॉक्टर के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और कैसे मरीजों को किए गए हैं प्रस्तुत, तो ऐसे मरीजों को बताए गए हैं जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी है और उनकी पाचन प्रणाली जो है ये कमजोर है। तो ये उनके लिए बताया गया है कि भैया अगर आप में विटामिन सी की कमी है और आपकी पाचन प्रणाली कम है तो हम जानते हैं कि जो भी खट्टे फल हो गए जैसे नारंगी हो गए, संतरा हो गए, आपके ये मौसमी हो गए, यानी जो भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर विटामिन सी की कमी के लिए आप खट्टे फल खा रहे हैं बेटर है, लेकिन अगर कमजोर पाचन तंत्र आपका है, आप पचा नहीं पाते हैं चीजों को, तो खट्टे फल खाने के बजाय आप विटामिन सी का सप्लीमेंट ले लीजिए, वो आपसे आसानी से पच जाएगा। अब देखिए कहता है अज्यूम कीजिए क्या अजम्पशन लीजिएगा, तो अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाने बंद कर देने चाहिए। इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अपच की बात ही नहीं हो रही है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो खट्टा फल मत खाइए। यहाँ बात उनकी हो रही है जिनके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। तो स्टेटमेंट है विटामिन सी से फोकस कर रहा है और यहाँ अजम्पशन हम अपच वाले की ले रहे हैं। तो ऐसा अजम्पशन हम कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिंक से अजम्पशन हट चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दो देखिए, खट्टे फल और विटामिन सी सप्लीमेंट दोनों के अंतिम परिणाम अधिक या कम एक जैसे हैं। तो देखिए विटामिन सी में खट्टे फल और विटामिन सप्लीमेंट के दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि अगर पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग है तो आप भैया खट्टे फल से ही काम चला लो, आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है तब आप खट्टे फल मत लो, उससे अच्छा है कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट लो। यानी कि दोनों के प्रभाव एक होते हुए भी एक नहीं है। तो जब एक होते हुए भी एक नहीं है तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ना तो केवल एक अनुसरण करेगा और ना ही केवल दो अनुसरण करेगा। यानी इसके लिए परफेक्ट आंसर जो बोर्ड ने लगाया होगा ये आंसर डी लगाया होगा। तो हम लोग भी यहां आंसर जो है ना वो डी लगा रहे हैं। ठीक है, आपके ईयर में प्रॉब्लम है, क्या करना होगा बाबू? एएलपी में आइज इशू तो है, ईयर इशू के लिए आप एक बार नवीन सर से बात कर लो कि उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। हमसे ज्यादा अच्छा आपको वो डिस्कस कर सकेंगे। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन जो होती है ना, एकदम समझ लीजिए बउआ का झुनझुना होता है। अब पूछोगे सर कैसे? तो जब भी किसी से किसी समय के बीच में पूछ ले कि दोनों सुइयां एक साथ हैं, या पूछ ले कि दोनों सुइयां समानुपाती हैं, क्या है? समानुपाती हैं, या बोल दे 0 डिग्री का कोण बना रही है, क्या बना रही है? 0 डिग्री का कोण बना रही है, या बोल दे एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है। यानी अगर ये चार चीज बोल दिया, एक साथ है, समानुपाती है, 0 डिग्री का कोण है, या एक दूसरे के ऊपर है, अगर ये चारों में से कोई भी एक चीज बोल दिया तो बस कुछ मत कीजिए, आप ये जो दिया गया है ना पहला समय, आप इसको मिनट के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम जानते हैं कि घड़ी में 12 जो होता है ये 00 मिनट होता है, और 1 जो होता है ये 5 मिनट होता है, और 2 जो होता है ये 10 मिनट होता है, और 3 जो होता है ये 15 मिनट होता है। घड़ी में हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना घड़ी को। तो किसकी बात कर रहा है? 2 बजे की। तो 2 को मिनट के रूप में तोड़ दीजिए, वो हो गया 10,
और इसमें 12/11 लगा करके आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा, यानी 120/11 हो गया। अगर काट दोगे तो 11 दहिया 110 होंगे और शेष 10 बच जाएगा, यानी कि समय आपका आ जाएगा 2:10.10/11 आपके समय आ जाएंगे। अब देख लो ऐसी व्यवस्था किसमें दी गई है, तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सबसे परफेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे जब भी किसी भी समय के बीच में एक दूसरे के साथ बोल दे, समानुपाती बोल दे, एक दूसरे के ऊपर बोल दे या 0 डिग्री का कोण बोल दे, पहले अंक को मिनट में तोड़ लेना और 12/11 लगा के कैलकुलेशन कर देना। आपका कैलकुलेशन खत्म होगा, आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। 12 नंबर में क्या था? ठीक है बाबू, देख लिया हमने 12 नंबर में, उसको ऐसी बालकोनियां चाहिए थी जो या तो दरवाजा हो या तो खिड़की हो। देखिए ये 4 बालकोनी ऐसा है जो दरवाजा है लेकिन खिड़की नहीं है, और ये 17 बालकोनी ऐसा है जो खिड़की है लेकिन दरवाजा नहीं है। अगर वो और की बात करता कि खिड़की और दरवाजा दोनों हो, ठीक है, तब हम लोग फिर क्या करते कि इसको भी जोड़ते इसको भी जोड़ते, लेकिन वो या की बात कर रहा है। तो 17 और 4 कितने हो गए? तो 17 4 21 ऐसे दरवाजे और खिड़की हो गए जो बालकोनी है। नेक्स्ट देखोगे, ध्यान से देखिएगा। देश एस के कई हिस्सों में, कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी कुछ टीयर 1 शहरों में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। तो देखिए निर्णय जब भी लिया जाता है ना, किसी चीज पे अगर निर्णय जब भी लिया जाता है, इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाला जो है वो बहुत सोच विचार करने के बाद, उसका प्रभाव जानने के बाद ही निर्णय लेगा। ठीक है, तो देखिए कोई देश एस है, उसने क्या किया ना कि कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच में केवल हाइब्रिड कार चलाने की अनुमति दी। यानी बोला कि भैया शहर में अगर चलाना है तो केवल हाइब्रिड कार चलाना है। अब कहता है इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी कुछ टीयर 1 के शहरों में इसे लागू करने का निर्णय लिया। यानी अब देश एम भी चाह रहा है कि हम भी हाइब्रिड कार ही अपने शहर में चलाएंगे। अब देखिए क्या कहता है, देश एस के विपरीत देश एम की अधिकांश टीयर शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। तो यहां बात परिवहन के जुड़े होने की हो ही नहीं रही थी, यहां बात हो रही थी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए शहर एस जो कार चला रहा था, अब उसने मना कर दिया, बोला कि केवल हाइब्रिड कार ही आप चला सकते हो। और इसका देखा हिस्की करते हुए एम ने भी अपने कुछ टीयर 1 के शहरों में यह करने का निर्णय लिया कि भैया अब हमारे यहाँ भी कार कैसा चलेगा, तो हाइब्रिड चलेगा। और यहाँ कह रहा है देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टीयर में सार्वजनिक शहर परिवहन अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग मुद्दे पे चला गया, ये सड़क पे चला गया, जबकि यहाँ कार और पॉल्यूशन की बात हो रही है, जबकि कथन कहां जा रहा है, तो ये सड़क पे जा रहा है कि हाईवे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। यानी 1 नंबर का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इस वाले निर्णय के साथ। ठीक है, इसीलिए हमने 1 नंबर को इरर किया। 2 नंबर की बात करते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन ट्रक और 2 पहिए वाहन है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बोलोगे सर क्यों, तो देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है, तो यहाँ कार की बात हो रही है कि अब सिंपल कार भैया रोड पे नहीं चलेगा, रोड पे जो भी कार चलेगा वो हाइब्रिड कार चलेगा। और यहाँ पे हम कथन किसके कारण ले रहे हैं, तो हम कथन में यहाँ ट्रक की बात कर रहे हैं और कथन में हम 2 पहिए वाहन की बात कर रहे हैं। तो जब 2 पहिया वाहन प्रदूषण देता है, ट्रक प्रदूषण देता है, तो इन दोनों को ना हाइब्रिड मॉडल पे चलाता, वो वहां कार को हाइब्रिड मॉडल पे चलाने की सोच रहा है। यानी ये भी वाली गलत हो गई। तो ना तो 1 अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकित कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1875 को हम वाउंड द राउंड वॉच लिखते हैं और 6143 को अ केक इज राउंड लिखते हैं, 7321 को वॉच इज राउंड व्हील लिखते हैं। अब कहता है सर उस कूट भाषा में आप वॉच को कैसे लिखोगे, तो देखिए तो वॉच हमें यहां दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं ना, और कहीं भी वॉच दिखे तो नहीं दिखे सर। अच्छा देखिए तो ए दिख रहा है ना, तो ए दिख रहा है सर। राउंड दिख रहा है क्या,
तो राउंड दिख रहा है सर। व्हील दिख रहा है क्या? अच्छा, वॉच यहां भी तो दिख रहे थे और वॉच यहां भी दिख रहे हैं, जबकि राउंड भी मुझे एक जगह, राउंड दो जगह और राउंड तीन जगह दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसके कोड और इसके कोड में कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो इस वाले में क्या कॉमन है? इसके कोड और इसके कोड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहे हैं? तो तीन कॉमन दिख रहे हैं। यानी राउंड के लिए हम क्या काट सकते हैं? तो तीन काट सकते हैं। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा, एक भी कॉमन दिख रहा है, तो एक भी काट सकते हैं। और देखो, एक तीनों जगह है, यानी राउंड के लिए एक हो गया। लेकिन अगर हम वॉच की बात करें तो वॉच के लिए यही बच गया तीन, तो वॉच के लिए तीन हो जाएगा। तीन कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। देना तो चाहिए बाबू तीन। इसका देख लीजिए 1875 है। क्या लिखता है? वाउंड द राउंड वॉच लिखता है। ठीक है। अच्छा, फिर से देखिए तो क्या लिखता है? 6143 को अ केक इज राउंड लिखता है। इसी प्रकार देखिए 7321 को वॉच अ राउंड व्हील लिखता है। किसका चाहिए? वॉच का चाहिए। वॉच यहां दिख रहा है और वॉच यहां भी दिख रहा है। इसके साथ हमें राउंड तीनों जगह दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसका मतलब है कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में अगर हम देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है? तो वन कॉमन दिख रहा है। अच्छा, इसमें नहीं, ऊपर वाले में ढूंढना था जी। अब देखिए तो फर्स्ट में और लास्ट में क्या दिख रहे हैं? तो 7 कॉमन दिख रहे हैं वन के अलावा। इसका मतलब आंसर क्या हो गए? तो 7 हो गए। ऑप्शन नंबर ए हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा, देखिए तो क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में पूमा कस को वी ईट मैंगोज, उस कूट भाषा में मैंगोज को कैसे लिखोगे? तो देखिए, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो वी आर दे रखा है, यानी पहले वाले से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले वाले से हम एक ही एलिमेंट को कॉमन कर पाएंगे और वो कॉमन का क्या है एलिमेंट? तो वी कॉमन है। इसका मतलब इसमें अगर हम बात करें तो कस कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले से जवाब दे नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमें क्या मिल रहे हैं? तो इट मिल रहे हैं। देख लो, इसमें भी इट है और इसमें भी इट है। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो पू कॉमन है। यानी केवल दो से भी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक और दो दोनों डाटा को हम मिला दें तो कस और पू खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा माँ। यानी माँ किसके लिए होगा? तो मैंगोज के लिए होगा। यानी एक और दो दोनों गलत है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए तो एक और दो दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो गलत हो गया। एक और दो एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए जो है ना, ये सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा वाला आंसर बन सकता है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए 21 मार्च 2021 को रविवार था, तो 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? यदि आपको याद होगा तो हमने लिखवाया था कि साधारण वर्ष में मार्च और नवंबर सेम होते हैं। तो जब 21 मार्च 2011 रविवार को है, इसका मतलब है कि 21 नवंबर को भी मेरे भाई संडे ही होगा। ठीक है। तो अब बताओ 12 जनवरी तक पहुंचने हैं। नवंबर में बचे 9 दिन, उसके लिए 2 लिखोगे, दिसंबर पूरा 3 दे देगा और जनवरी 12 है तो 12 के लिए 5 आ जाएगा। 5 2 7 कट गए, बच गया 3। ठीक है। अब देख लो, ना तो 21 लीप ईयर है ना तो 22 लीप ईयर है, तो बस 3 दिन आगे बढ़ जाओ। तो आप संडे में 3 दिन आगे जाओगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी आंसर आपके बुधवार आ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे गए हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही बेस्ट और परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, देखिए
दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दो बिंदु पर एक दूसरे से चलना शुरू करती है। पहली बस कितनी चलती है भैया? तो 35 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। तो जब पहली बार जिधर चली दायां के बाद बायां मुड़ेगी तो फिर उधर ही मुड़ जाएगी, यानी ये 42 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का डिस्टेंस जुट गया। फिर मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। तो देखिए पहले दाईं मुड़े थी और मुख्य सड़क पे फिर वापस आना चाहती है, तो ये 17 से ये 17 खत्म हो गया, जितना नीचे गए उतना ऊपर गए, छोड़ दिए। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण यानी कुछ कारणवश दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर ही चलती है। अब कहता है इस दोनों बसों के बीच इस बिंदु पे क्या दूरी होगी? सबको जोड़ दो, 35 35 70 70 और यहां से 40 लिया तो 70 और 40 110 हो गए, एक यहां दो यहां 113 हो गए, यानी दोनों बस मिलकर अभी तक 113 किलोमीटर चली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, दायां बायां जो घुमा वो कट गया, लेकिन उसको चलना कितना था? तो 185 का चलना था। 185 में 113 घटा दो, 5 में से 3 गया, कितने बच गए? तो 2 बच गए। 8 में से 1 गया, 7 बच गए, यानी 72 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 नंबर। बोलोगे सर कैसे कर दिया? तो मेरी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है डायरेक्शन में कि आप अगर बार बार उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस निखरती जाएगी वैसे वैसे आप कॉन्सेप्ट में हाइपर कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। और जब आपने हाइपर कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट कर दिया मेरे भाई, तो समझ लेना उस दिन पौवा का झुनझुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है बाबू? तो इन दोनों के बीच 185 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अब यहां से दो बसें दोनों छोरे पे थी, ठीक है, दो छोर पे। अब मान लो ये पहली बस है जो इस छोर पे है और ये दूसरी बस है जो ये दूसरे छोर पे है। अब पहली बस क्या करती है ना कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब उसके बाद क्या करती है कि वो बाईं ओर मुड़ जाती है, तो ये बाईं ओर मुड़ गई और मुड़ कर कितना चली? तो 17 किलोमीटर। अब इसके बाद वो 42 किलोमीटर आगे जाती है, तो फिर से वो 42 किलोमीटर आगे जाती है। अब फिर से वो मुख्य सड़क पर मुड़ने के लिए वापस मुड़ जाती है, तो ये मुख्य सड़क पर फिर से वापस मुड़ गई। अब बताइए मुख्य सड़क पर आने में इसको फिर से 17 किलोमीटर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि जिस तरह से ये 17 किलोमीटर ऊपर चढ़ा था उसी तरह से ये 17 किलोमीटर नीचे आएगा, तो ये तो एडिशनल डिस्टेंस हो गया ना उसका। मेन सड़क से उसको कोई मतलब नहीं, तो मेन सड़क से अभी तक उसने डिस्टेंस कितना कवर अप किया? तो बस यहीं तक का डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस कितने हैं? 42 और 35, तो 5 और 2 7 कवर हो गया, और 4 और 3 7, यानी अभी तक बस 1 जो है वो सीधी दूरी जो है ना उसने 77 किलोमीटर ही तय करी है, उसके 17 किलोमीटर खत्म हो गए। लेकिन किसी मामूली ब्रेकडाउन के कारण कुछ दिक्कत आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, दूसरी बस रुक गई, और वो इतने दूर में जितना दूर में ये बस चला है ना, ये दूसरी वाली बस जो है ना ये बाबू कितना चल पाई? तो ये बस 36 किलोमीटर ही चल पाई। अब वही पूछ रहा है कि सर बतला दो कि जिस समय ये दोनों बस यहां पहुंची है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इसके बीच का जो इन दोनों बस के बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये डिस्टेंस बतलाने हैं। तो देख लो टोटल डिस्टेंस कितने थे? 185 मीटर थे। सबसे पहले ये सीधी कितनी चली है? तो 35 चली है। ये 17 ऊपर गई, 17 नीचे आई, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि सीधा रोड पे नहीं चला है। अब जब ये 17 नीचे आएगी तो ऑलरेडी ये 42 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। ठीक है, इस बीच में यह बस क्या करी? तो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब बताओ टोटल डिस्टेंस हमारे पास 145 था, और इसमें से हमने 6 2 8 8 4 12 1 13 का 3 देखा, 3 और 4 3 7 3 10 1 11 का 1 देखा, और 1, यानी टोटल 113 किलोमीटर देखा। तो 185 में से जब 113 किलोमीटर काटेंगे तो 72 किलोमीटर शेष बच जाएगा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी ना बाबू, ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी ये डिस्टेंस 72 किलोमीटर बचेगी। अब एक व्यक्ति इतना काम करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वहीं एक व्यक्ति एकदम सिंपल से वैसे वैसे काटते हुए आगे बढ़ गया, बस दिमाग लगाया और क्वेश्चन का जवाब दे करके निकल गया। तो बस बात यही होती है मेरे भाई कि आपने जो सीखा है, आप जो सीख रहे हो, आप उसको फॉलो करते हो, या सीख करके अच्छा इससे भी होता है निकल गए आगे।
तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। लेकिन जिस दिन मेरे भाई आपने सीखने के बाद आपने कोई नया चीज सीखा और उसको जाकर के कई प्रश्नों पर अप्लाई कर दिया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ी ना रहेगा, फिर ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट आपका हो गया तो फिर आप इसको आराम से भंजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। तो क्रॉकरी एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके अंदर प्लेट भी आते हैं अलग एलिमेंट और कटोरा भी अलग एलिमेंट, जो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिख रहा है। जैसे अगर हम कह दे पोशाक, क्या कह दे हम, पोशाक, और फिर पोशाक में हम डाल दे शर्ट और फिर डाल दे हम पैंट, तो शर्ट भी पोशाक है, पैंट भी पोशाक है, तो पोशाक के अंदर शर्ट और ये पैंट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्रॉकरी आपका पोशाक है, प्लेट आपका शर्ट है और कटोरा आपका पैंट है। तो बिल्कुल वैसा ही फिगर बनना है जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करने वाले हैं। नेक्स्ट देखोगे, देखिए ये क्वेश्चन बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन मिले, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं। ये पहला अंक 1 लिया, सब में पहले अंक को पकड़ रहा है। पहला अंक 2 लिया, पहला अंक 3 लिया, पहला अंक 5 लिया, तो यहां भी पहला अंक भाई साहब 4 लेगा। अब क्या कर रहा है ना कि क्या हो गए, 1 2 3 4 हो गए क्या। अब बीच में दे रखा है क्या, तो 3 दे रखा है, बस इस पे क्यूब चढ़ा दिया। जो बीच में दे रखा क्यूब चढ़ा दिया, तो देख लो दूसरा अंक क्या निकल के आया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। देखो तो दे रखा है क्या, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64, यानी 6464 आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिया गया है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेश्चन का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस माइंड क्लिक कर गया तो आपने बना लिया, माइंड क्लिक नहीं किया तो फिर आप इससे फाइट करते रहो, गुना करके, भाग करके, जोड़ करके, घटाव करके, आपका ये समय कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और माइंड क्लिक कर गया कि सर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब, आप इजी बना लोगे। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देखिए, इसको पेपर फोल्डिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा, तो इसको पेपर फोल्डिंग कहते हैं। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इस वाले हिस्से को या तो इधर मोड़ेंगे या तो इधर मोड़ेंगे। जब इस वाले हिस्से को इधर मोड़ेंगे तो फिगर इधर बनना चाहिए था, किसी में नहीं बना है। इसका मतलब इस वाले हिस्से को इधर मोड़ेंगे तो ये जो डार्क वाला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा इस वाले डार्क पे कवर कर लेगा, और ये वाली लाइन जो है वो इस वाले लाइन पे आ जाएगी, और ये वाली लाइन बिल्कुल इस वाले लाइन पे आ जाएगी। यानी फिगर आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। और फिगर मेरे भाई जब इस तरह से आपको दिखने लगेगी तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी फिगर जो है वो हमारे आंसर स्वरूप होने चाहिए। तो देख लो कौन से फिगर हमारे आंसर स्वरूप होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जो फिगर है वही हमारे लिए आंसर स्वरूप सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, ए को 1 लिख रखा है, बी को 3 लिख रखा है, तो देखो करता क्या है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसको 2 गुना कर दिया, 2 हो गए, और इसमें से फिर 1 माइनस कर दिया तो 1 हो गए। इसी तरह बी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 होता है, इसको 2 गुना कर दिया तो 2 दूना कितने हो गए, 4 हो गए, 4 में से 1 गया तो 3। इसी तरह आप सी को करोगे तो सी की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 6 को 2 से गुना करोगे 6, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 3 को 2 से गुना करोगे मेरे भाई तो 3 दूना 6, और माइनस 1 करोगे तो ये 5 आ जाएंगे। इसी तरह से ये जेड तक चलता रहेगा। अब बोला सर हनी को कैसे लिखोगे, किसको, हनी को कैसे लिखोगे, तो देखिए एच का प्लेस वैल्यू 8 है, 8 दूना 16 किया, 16 में से 1 निकाल लिया तो 15 हो गए, 15 दूना 30 में से 1 निकाल लिया 29 हो गए, 14 दूना 28 में से 1 निकाल लिया 27 हो गए, 5 दूना 10 में से 1 निकाल लिया 9 हो गए, 25 दूना 50 में से 1 निकाल लिया 49 हो गए। 15 29 27 9 49 चाहिए, 15 29 27 9 49 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर ए ही जाने वाला है। नेक्स्ट वन देखोगे,
देखिए कहता उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट की रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो पहला कहता है 1 3 6। अच्छा बताओ 1 3 6 तो हम बना सकते हैं क्योंकि अपोजिट कोई भी नहीं मिला तो ए बनेगा। कहता है 1 5 6। अच्छा बताइए 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ 5 और 6 एक साथ दे रखा है तो नहीं बनेगा। दूसरा कहता है 2 3 6। तो देख लो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ 2 और 3 साथ में दे रखा है तो नहीं बनेगा। दूसरा कहता है 1 2 4। तो देखिए 1 और 4 एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ 1 और 4 साथ में दे रखा है यानी ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कौन बनने वाला है? तो ओनली ए बनने वाला है और ओनली ए किस में दिख रहा है? तो देख लो हिंदी में तो सही लिखा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में दो दो जगह बी लिख दिया है तो एक जगह ए कर दो और ऑप्शन नंबर ए को ही अपना आंसर बना लो। ऑप्शन नंबर ए ही आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होने वाले हैं। देखिए प्लस के पहले जो भी आती है ना वो माँ कहलाती है और माइनस के पहले जो भी शख्स आएंगे भाई कहलाएंगे। इसी तरह इनटू के पहले जो भी शख्स आएगा वो पिता कहलाएगा और डैश के पहले जो भी शख्स आएगी वो बेटी कहलाएगी। अब एक समीकरण हमारे सामने दे दिया गया, पूछता है सर बतला दो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कहता है पी आर का चाचा है। तो सबसे पहले देखते हैं पी के आगे माइनस यानी पी भाई है, पी भाई है तो आर का चाचा हो सकता है। तो चलिए पढ़कर देखते हैं। अगर हम आर हैं तो प्लस के पहले जो भी मिलेगी एस मेरी माँ होगी और मेरी माँ की बेटी जो होगी वो मेरी बहन होगी और मेरी बहन का भाई जो होगा वो मेरा भाई होगा और मेरे भाई के जो पिताजी होंगे वो मेरे पिताजी होंगे और मेरे पिताजी के जो भाई होंगे वो चाचा होंगे। यानी पहला सही है, हमको ढूंढना है क्या सही नहीं है। चलिए अब देखिए के कहता है एस का पति है, तो हम देख चुके हैं कि अगर हम हैं, यह मेरी बेटी है और मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा और मेरे बेटे का पप्पा मेरा पति होगा, यानी ये भी वाली बात सही है। वाई एस का बेटा है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम हैं, यह मेरी कौन है तो भाई है, हम है, यह मेरी बेटी है और मेरी बेटी का भाई है यानी वाई मेरा बेटा है, तो वाई एस का बेटा है, ये भी सत्य है। जब हमने 1 2 3 को सही कर लिया इसका मतलब डी नंबर सही हो ही नहीं सकता, तो डी नंबर को हमने क्या कर लिया तो गलत कर लिया। ठीक है, तो देख लीजिए जी पी की बेटी होती है क्या? अगर हम हैं तो ये मेरा भाई है। अच्छा बताइए यहाँ पे हमारी बेटी हो गई यानी लड़की हो गई, तो अब मेरे भाई और मेरे भाई के पिताजी यानी मेरे पिताजी के भाई चाचा जी, तो चाचा हमको भतीजी कहेंगे ना, यानी जे पी को क्या कहने वाली है तो भतीजी कहने वाली है, तो वो गलत हो गया। यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बाबू ये सही नहीं है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। देखो पूछता है सर इसमें कितने त्रिभुज है, तो बताओ इस वाले हिस्से से देखने जाओगे 3 त्रिभुज मिलेंगे और इस वाले हिस्से से भी देखने जाओगे तो 3 मिलेंगे, तो 3 3 6 हो गए। अब इधर से जब 6 मिल गए हैं तो इधर वाले हिस्से से भी कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, तो इधर वाले हिस्से से भी 6 त्रिभुज मिल जाएंगे, यानी 6 6 अभी तक आपको 12 त्रिभुज मिल गए। अच्छा ध्यान से देखोगे 12 के बाद अगर यहां से निकालोगे तो 12 और 3 कितने हो गए तो 15, अगर यहां से निकालोगे तो 15 और 3 कितने हो गए तो 18, यानी 6 त्रिभुज और मिल गए। अब देख लो ध्यान से, एक त्रिभुज हमारा ये बना और एक त्रिभुज हमारा ये बना, तो 2 इधर से बने। इसी तरह एक त्रिभुज हमारा ये बना और एक त्रिभुज हमारा ये बना, यानी 4 बन गए। तो 6 4 10 और 12, 10 और 12 कितने हो गए तो 22 हो गए। 22 किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। 22 किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में। 23 नहीं होगा बच्चा, 22 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा। कहता है एक टूर्नामेंट में 160 खिलाड़ियों में से 57 ने तीनों खेल यानी क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन में से किसी में भाग नहीं लिया। तो बताओ 160 में से जब 57 खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया यानी भाग कितने ने लिया तो 103 खिलाड़ी ने लिया। यानी ये वेन डायग्राम जो हमको क्रिएट करने हैं, ये वेन डायग्राम हमको 103 का क्रिएट करने हैं। कितने का क्रिएट करना है तो 103 का क्रिएट करना है। किस किस चीज के लिए चाहिए तो क्रिकेट के लिए चाहिए, ठीक है, और किसके लिए चाहिए तो हॉकी के लिए चाहिए, और फिर किसके लिए चाहिए तो बैडमिंटन के लिए चाहिए, यानी 3 बच गए। कितने बच गए 3 बच गए। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे, यहीं से इसके सारे गेम ऑन हो रहे हैं। कहता है कि कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया, तो केवल एक खेल में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है तो 37 है। ठीक है, फिर कहता है 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन बैडमिंटन में नहीं,
तो क्रिकेट और हॉकी दोनों में लिया लेकिन बैडमिंटन में नहीं लिया। इसका मतलब यहाँ पे कितने खिलाड़ी हो गए? तो 10 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया लेकिन ये बैडमिंटन में भाग नहीं ले सके। फिर कहता है 9 खिलाड़ी ने हॉकी और बैडमिंटन में भाग लिया लेकिन क्रिकेट में नहीं। तो 9 खिलाड़ी ऐसे मिले जो क्रिकेट और बैडमिंटन में भाग ले रहे हैं लेकिन हॉकी में नहीं। और फिर कहता है 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया। तो 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया। 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन, 9 खिलाड़ियों ने हॉकी और बैडमिंटन। अच्छा, ये 9 जो हम लोग यहाँ डाले हैं ना बाबू, क्रिकेट बैडमिंटन में नहीं है, ये हॉकी बैडमिंटन में है। ठीक है। फिर कहता है 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों में भाग लिया लेकिन हॉकी में नहीं। चलिए, हो गया। फिर कहता है कितने खिलाड़ियों ने तीनों खेल में भाग लिया, आपको ये भाग निकालना है। तो देखिए, केवल एक खेल खेलने वालों की संख्या आपको दे रखा है 37। अब केवल 2 खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई? तो 10 + 13 और +9। ठीक है। अब 103 में से इसको आप माइनस कर लो, आपके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए, तो 37 और 3 40, 10 50, 50 और 10 60, 60 और 9 69। 103 में से 69 खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 13 में से 9 गया तो 4 बच गए। 4 का कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ बचे 9 में से 6 गए तो 3 बचे, यानी टोटल 34 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया। तो बीच वाले हिस्से में टोटल कितने आने हैं? तो 34 खिलाड़ी ही आने हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए तो 17 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 17 छक 2 तल से होगा क्या? और 17 को अगर 9 से गुना कर दे तो 17 9 53 से हो जाएंगे, यानी 153। यानी एक बार पहले वाले डिजिट को 6 से गुना किया गया, दूसरी बार 9 से गुना किया गया। अच्छा देखो, तो 23 को अगर 6 से गुना करे तो 6 तिया 18, यानी यूनिट प्लेस 8 चाहिए था, नहीं है, कट गया। अगर हम 6 से गुना करें तो 6 तिया 18 है, 13 छक 78। ठीक है, 6 से गुना हो रहे हैं। लेकिन 13 नवा 126 होते हैं, यानी ये वाली बात जो है वो गलत हो गई। ठीक है। अच्छा देखिए, तो 16 × 25 80, 16 छक 96, 6 से गुना किया है, और 16 9 44 से किया है। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट, यानी एक बार 6 से गुना किए गए और एक बार किससे गुना किए गए? तो 9 से गुना किए गए। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला गया। नेक्स्ट देखोगे, सभी खिलौने कलम हैं, यानी जितने भी खिलौने थे, जितना भी खिलौना था, ये सभी खिलौना क्या था? तो कलम था। सभी खेल कलम है, और जितना भी खेल है ना बाबू वो भी क्या है? तो कलम है। यानी जितना भी खेल था वो सभी कलम था। अब देख लो कंक्लूजन क्या कहता है। तो सबसे पहले देखो, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इससे निगेटिव कंक्लूजन जाएगा ही नहीं। तो ऊपर दोनों चेक करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि कह रहा कोई भी खिलौना खेल नहीं है। तो खिलौना और खेल के बीच में इंटरकनेक्टिविटी है। आप पॉजिटिव कहोगे तब भी गलत हो जाएगा, आप निगेटिव कहोगे तब भी गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कोई भी कलम खेल नहीं है, तो देखिए कलम का कुछ हिस्सा खेल दिख रहा है, तो दूसरा भी गलत। कहता है कुछ खिलौने खेल है, अब खिलौना और खेल के बीच में इंटरकनेक्शन है, तो पॉजिटिव भी कहने पे गलत होगा। अब देख लो, 1 और 3 को अगर ध्यान से देखोगे तो 2 निष्कर्ष गलत हो गए हैं। दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो गए हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया है, और कुछ के साथ कोई नहीं का कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी 1 और 3 जो है ना बाबू, 1 और 3 आइदर और में जाएगा, क्योंकि कुछ के साथ कोई नहीं आ गया है। तो देखिए, तो 1 और 2, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 जो है वही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कर लेना। नेक्स्ट वन देखो, देखिए तो डी से ई हुआ, ई से एफ हुआ, एफ से जी हुआ, तो जी से अब क्या हो जाएगा? तो एच हो जाएगा, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल। देखो 10 से 12 होने के लिए 2 बढ़ गए, और 12 से 14 होने के लिए फिर से 2 ही बढ़ गए, 14 से 16 होने के लिए 2 ही बढ़े। तो अब 16 में अगर आप 2 को ऐड करोगे तो 2 को ऐड करने का मतलब 18, यानी आर हो जाएगा। लो भैया, सब में दे रखा है। अब देखो 17 से 20 होने के लिए आपके 3 बढ़ गए, और 20 और 3 23 हो गए,
और 23 और 3 26 हो गए। तो 26 को हम जीरो भी कह सकते हैं, यानी जीरो में अगर हम 3 जोड़ लेते हैं तो सी चाहिए। यहाँ डी दे रखा है, कैंसिल हो गया। यहाँ बी दे रखा है, कैंसिल हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर बन करके सामने आ रहा है। देखिए, प्रारंभ हुई है 9 तारीख से यकीन बैच। तो जो भी आपके मित्र बंधु होंगे जो 1 to 5 की एग्जाम पीआरई 4 में देने वाले होंगे 120 मार्क्स के लिए, आप उनको कह सकते हो गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी, इंग्लिश सारे की पढ़ाई हो रही है। आप इस बैच को ज्वाइन करवा सकते हो उन बच्चों को, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन फिर से, कुछ नहीं था रे, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, खत्म हो गया। खिलौना और खेल की बात कर रहा है, तो देखिए खिलौना और खेल को मिलाने वाला कलम तैयार नहीं है, गलत हो गया। 2 कंक्लूजन आपके गलत हो गए, दोनों में एलिमेंट भी आपके सेम है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो 3 केस से आइदर और जाता है, कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, सभी के साथ कुछ नहीं। तो देख लो यहाँ कुछ के साथ कोई नहीं दे रखा है, यानी 1 और 3 जो है ना बाबू ये आइदर और में चला जाएगा। और आइदर और में बस डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस का ही सिलेक्शन किया था और ये 30 क्वेश्चन जो है ये आज हम लोगों ने देख लिया। तो इसी तरह से फिर कल हमारी मुलाकात होगी सेशन 7 में। बाबू फिर से मैं वही कहूंगा विष्णु जी, जोन के रिगार्डिंग जो है ना वो आप अपनी खुद मंशा बनाओ, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सर से बात करो, नवीन सर से, कि कौन सा जोन का चयन करना चाहिए, क्योंकि जोन के बारे में बतलाने से अच्छा है कि हम नवीन सर को आपको रेफर करें। वो हमसे ज़्यादा अच्छा आपको डिसीजन दे सकते हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो या तो आप नवीन सर से बात कर लो आकर, ठीक है, या तो उस जोन को भरना जो जोन आपके लिए फेवरेबल है। जैसे अगर मान लो मैं रहता तो मुझे गर्मी नहीं पसंद है, तो मैं कोई भी ऐसा जोन का चयन नहीं करता जो साउथ में होगा, मैं बस वहां करता जहां ठंडी प्रदेश होती, मैं वहां का चयन करता, क्योंकि मुझे ठंडा प्रदेश पसंद है, गर्म प्रदेश नहीं पसंद है। अब जैसे फिर से बात करो तो मुझे हिंदी भाषी लोग ज़्यादा पसंद है, तो मैं नॉर्थ में चुनता, साउथ में या मिडिल में नहीं जाता। तो अपने पसंद के अनुसार आप जोन का सिलेक्शन अगर करोगे ना तो वहाँ काम करने में मज़ा आएगा। और अगर आपको जो जोन पसंद नहीं है आप उस जोन में काम करने लगोगे तो कुछ दिन के बाद काम नहीं रहेगा, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो इसीलिए जोन का चयन बच्चों को हमेशा सतर्कता से करनी चाहिए कि वो कहाँ कंफर्टेबल ज़्यादा रह रहे हैं, उस तरीके से आप जोन का सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा हम लोग बाबू यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आप कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखिए। आप देख रहे हो कि मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, जिससे आपकी लॉजिक बूस्ट होगी। और धीरे धीरे आपकी लॉजिक अगर बूस्ट हो जाती है तो समझ लेना आप एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करेंगे।